हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन शाह। फ्रेंड्स, आज हम एमसीसी काउंसलिंग के बारे में बात करने वाले हैं। नीट पीजी 2023 काउंसलिंग में कितने तरीके की काउंसलिंग होती है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ काउंसलिंग आर देयर फॉर नीट पीजी 2023। स्टूडेंट्स मिनिमम कितनी काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं, सेंट्रल लेवल काउंसलिंग क्या होती है, स्टेट लेवल काउंसलिंग क्या होती है, ग्रेडेशन रूल क्या होती है, फॉर फ्यूचर रूल्स क्या होती है, क्या क्या कंडीशंस है जिसमें आपकी सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट हो सकती है, उन सिचुएशंस को जानेंगे। और साथ में अदर एफएक्यूज, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जिनमें स्टूडेंट्स को जनरली डाउट होती है, उन क्वेश्चंस के भी आंसर जानने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले ये जानना जरूरी है कि नीट पीजी 2023 की काउंसलिंग कितने तरीके की होगी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ काउंसलिंग। दो तरीके से काउंसलिंग होती है, एक सेंट्रल लेवल काउंसलिंग और एक स्टेट लेवल काउंसलिंग। सेंट्रल लेवल काउंसलिंग और स्टेट लेवल काउंसलिंग में डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले सेंट्रल लेवल काउंसलिंग की बात करें तो सेंट्रल लेवल काउंसलिंग में गवर्नमेंट कॉलेजेस की 50% सीट्स आती है, जिसे हम ऑल इंडिया कोटा 50% कहते हैं। डीएनबी हॉस्पिटल्स की सीट्स आती है, एनबी डिप्लोमा की सीट्स रहती है, साथ में डीम्ड यूनिवर्सिटीज की सीट्स रहती है, और इनके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी और आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज के जो इंस्टीट्यूशन है उनकी सीट्स रहती है। तो अगर आपको ऑल इंडिया 50% कोटे की सीट्स के लिए काउंसलिंग अटेंड करनी हो, या आपको सीट डीएनबी हॉस्पिटल्स में लेनी हो, या एनबीई डिप्लोमा में लेनी हो, या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में लेनी हो, या डीम्ड यूनिवर्सिटीज में लेनी हो, या फिर आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेजेस में लेनी हो, तो आपको जो काउंसलिंग अटेंड करनी होगी वो एमसीसी की काउंसलिंग अटेंड करनी होगी, और काउंसलिंग कंप्लीटली ऑनलाइन होती है। इसी तरीके से अगर हम देखें स्टेट कोटे काउंसलिंग की बात करें तो 50% ऑफ द टोटल गवर्नमेंट सीट्स तो ऑल इंडिया 50% में आ गई। तो व्हाट अबाउट रिमेनिंग 50% सीट्स ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस, उनकी काउंसलिंग स्टेट कोटे के थ्रू होती है। अब वो जो रिमेनिंग 50% सीट्स है वो रिस्पेक्टिव स्टेट की अथॉरिटी जो है वो उनकी स्टेट की काउंसलिंग कंडक्ट कराती है और अलॉटमेंट करती है। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी डिफरेंसेस हैं। एमसीसी काउंसलिंग के लिए जो सिंपल से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए वो ये कि आप नीट पीजी 2023 एग्जाम क्वालिफाई होने चाहिए। बट जब हम स्टेट काउंसलिंग की बात करते हैं तो वहां पे डोमिसाइल रूल, एमबीबीएस रूल को इम्पोज किया जाता है। स्टेट काउंसलिंग स्टेट टू स्टेट वेरी करती है, और उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है उसमें डोमिसाइल रूल्स या फिर एमबीबीएस रूल्स भी इम्प्लाइड होते हैं। मतलब नीट पीजी 2023 एग्जाम क्वालिफाई होने के साथ साथ या तो आपकी डोमिसाइल, आपकी नेटिविटी, आपकी बॉर्न एंड बॉटअप, और जो आपकी प्राइमरी स्कूलिंग की जो स्टडी है वो वहां से होनी चाहिए। अदरवाइज आपकी एमबीबीएस उस स्टेट से होनी चाहिए, तभी आप रिमेनिंग 50% जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसकी काउंसलिंग स्टेट अथॉरिटी कराती है। सो स्टेट कोटा काउंसलिंग के लिए आपके पास नीट पीजी क्वालिफाई होने के साथ साथ डोमिसाइल भी होना मैंडेटरी है। अदरवाइज आपके पास एमबीबीएस होना जरूरी है, तभी आप उस स्टेट की गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हो। सिमिलरली, जैसे डीम्ड यूनिवर्सिटीज, एक सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस को डीम्ड यूनिवर्सिटीज कहते हैं। सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस की एक कैटेगरी होती है जिसे हम प्राइवेट कॉलेज भी कहते हैं। ये डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं ये सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस के ही टाइप्स होते हैं। तो सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस में डीम्ड यूनिवर्सिटीज की पूरी काउंसलिंग तो एमसीसी कंडक्ट कराती है, जैसे मैंने आपको बताया कि एमसीसी ही सेंट्रल लेवल काउंसलिंग के थ्रू डीम्ड यूनिवर्सिटीज की सारी सीट्स की अलॉटमेंट होती है। सिमिलरली जो दूसरे टाइप की सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस हैं जिसे हम प्राइवेट कहते हैं, उन प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, प्राइवेट कॉलेजेस की जो काउंसलिंग होती है, अलॉटमेंट होती है, वो रिस्पेक्टिव स्टेट अथॉरिटीज कराती है। जिस जिस स्टेट में जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी काउंसलिंग वो उस उस स्टेट की स्पेसिफिक अथॉरिटी कराएगी, वो स्पेसिफिक अथॉरिटी कराएगी। जैसे कि कर्नाटका में कुछ रमैया मेडिकल कॉलेज है या सेंट जॉन मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं। इनकी काउंसलिंग, इनकी सीट्स की जो अलॉटमेंट होगी वो कर्नाटका की जो स्टेट अथॉरिटी है, KEA.KAR, कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी, वो इन कॉलेजेस की काउंसलिंग कराएंगी। लेकिन कर्नाटका में केएमसी मैंगलोर है, केएमसी मणिपाल है, जेएसएस मैसूर है, ये कर्नाटका के डीम्ड यूनिवर्सिटीज है, और इसलिए डीम्ड यूनिवर्सिटी इनकी जो काउंसलिंग होगी, इनकी सीट्स की जो अलॉटमेंट होगी वो एमसीसी कराएगी, सेंट्रल कराएगी। तो कुल मिला के बात यही है कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज की 100% सीट्स की अलॉटमेंट एमसीसी करेगी, सेंट्रल के थ्रू की जाएगी, और प्राइवेट कॉलेजेस के 100% सीट्स की अलॉटमेंट स्टेट रिस्पेक्टिव स्टेट अथॉरिटीज कराएंगी।
अब एक क्वेश्चन उठता है कि हम एज अ स्टूडेंट एट अ टाइम कितनी काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं? हम एट अ टाइम मल्टीपल काउंसलिंग्स अटेंड कर सकते हैं। अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूं तो अगर एज अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूं, मेरी डोमिसाइल मैंने अपनी एमबीबीएस महाराष्ट्र से की है, तो एज अ स्टूडेंट मैं मिनिमम दो काउंसलिंग तो अटेंड कर ही सकता हूं। एक एमसीसी की काउंसलिंग जिसमें ऑल इंडिया कोटा की 50% सीट्स आती है, गवर्नमेंट की 50% सीट्स आती है, और एक अपनी स्टेट की काउंसलिंग। सो मिनिमम दो काउंसलिंग तो मैं कर ही सकता हूं। इसके बाद फिर अगर और मुझे काउंसलिंग अटेंड करनी हो जिसमें कि ओपन स्टेट्स का कॉन्सेप्ट आता है, जि, जिस उन ओपन स्टेट्स के लिए भी मैं अप्लाई कर सकता हूं। सो एट अ टाइम अगर मैं देखूं तो एमसीसी की काउंसलिंग के साथ साथ महाराष्ट्र भी कर सकता हूं, कर्नाटका भी कर सकता हूं, यूपी भी कर सकता हूं, उत्तराखंड भी कर सकता हूं। ये मेरे ऊपर है कि मैं कितनी काउंसलिंग अटेंड करना चाहता हूं, डिपेंडिंग ऑन रैंक। ऑब्वियसली अगर मेरी रैंक के अकॉर्डिंग मुझे गवर्नमेंट पे मिल रही है तो आई विल नॉट गो फॉर ओपन स्टेट्स। क्योंकि ओपन स्टेट्स का मतलब क्या है कि ओपन स्टेट्स का मतलब है कि अगर नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट्स भी ओपन स्टेट्स में काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं और मेरिट बेसिस पे सीट ले सकते हैं, मगर सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस, सिर्फ प्राइवेट सीट्स ले सकते हैं, गवर्नमेंट सीट्स नहीं ले सकते। सो अगर मुझे गवर्नमेंट सीट मिल रही है मेरे रैंकिंग के अकॉर्डिंग, मेरी रैंक अगर अच्छी है, तो गवर्नमेंट सीट पाने के लिए मुझे मिनिमम सिर्फ दो ही काउंसलिंग अटेंड करनी है। एक एमसीसी की काउंसलिंग मैं अटेंड करूंगा ऑल इंडिया 50% सीट्स के लिए, और जो रिमेनिंग 50% सीट्स है उस वो मेरे स्टेट की काउंसलिंग मैं कर सकता हूँ, क्योंकि जो रिमेनिंग मेरे स्टेट की कॉलेजेस सीट्स है वो मेरे स्टेट की अथॉरिटी कराएगी। सो मिनिमम दो काउंसलिंग तो कर ही सकता हूँ। इसके बाद फिर डिपेंड करता है कि और कितनी काउंसलिंग मैं अटेंड करना चाहता हूँ। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गई। अब जो है एमसीसी जो काउंसलिंग है उसकी प्रोसेस किस तरीके से होती है, उस प्रोसेस को जान लेते हैं। आज हम एमसीसी काउंसलिंग के प्रोसेस पे बात करेंगे। फिर जब मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा, स्टेट स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें हम स्टेट टू स्टेट की रूल्स रेगुलेशंस और उनकी जो काउंसलिंग प्रोसीजर है उस पे बात करेंगे। आज की वीडियो में हम एमसीसी काउंसलिंग की बात करेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। सो एमसीसी काउंसलिंग की प्रोसेस की बात करें, किसी भी काउंसलिंग में बेसिकली 5 स्टेप प्रोसेस होती है। 5 स्टेप प्रोसेस, ये 5 स्टेप प्रोसेस जो है वो मैंडेटरी प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप रजिस्ट्रेशन, फॉर्म फिलअप करना। सेकंड स्टेप सिक्योरिटी पेमेंट, सिक्योरिटी अमाउंट चार्ज करना, दैट इज रजिस्ट्रेशन चार्जेस आपको पे करने होते हैं, और सिक्योरिटी अमाउंट जो सिक्योरिटी चार्जेस लगती है वो पेमेंट करना। सो सेकंड स्टेप इज पेमेंट। थर्ड स्टेप चॉइस फिलिंग, कहाँ कौन कौन से कॉलेजेस में कौन कौन सी सीट चाहिए, आपकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग उनको, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आपको कॉलेजेस को फिल करना, दैट इज चॉइस फिलिंग। फोर्थ स्टेप अलॉटमेंट, जो सिस्टम करती है, सिस्टम एल्गोरिदम करती है, मेरिट बेसिस पे, रैंक बेसिस पे सीट्स अलॉट करना स्टूडेंट्स को, दैट इज द फोर्थ प्रोसेस। जिसमें फिर उसके बाद रिजल्ट आती है। रिजल्ट आती है कि मतलब आपको आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको कौन सी सीट मिली, ऑन द बेसिस ऑफ चॉइस फिलिंग, जो आपने चॉइस फिलिंग की है उस बेसिस पे। जितनी आपने चॉइस फिलिंग की है उसी बेसिस पे आपको सीट मिलेगी। अगर किसी कॉलेज में सीट खाली है और उसकी चॉइस फिलिंग आपने अपने चॉइस फिलिंग में नहीं की है, उस कॉलेज को अपनी चॉइस फिलिंग में नहीं डाला है, तो वो सीट आपको नहीं मिलेगी। तो जो आपने चॉइसेस फिल किए हैं उन्हीं में से आपको सीट मिल सकती है, जो आपने चॉइसेस फिल नहीं किए हैं उनमें से आपको सीट नहीं मिल सकती। सो रिजल्ट आएगी विच इज द फोर्थ स्टेप। रिजल्ट में हमें पता लगेगा कि हमें कौन सी सीट मिली। अब वो जो सीट है उस सीट पर जाकर के रिपोर्ट करनी होती है, रिपोर्टिंग विच इज फिफ्थ स्टेप, जिसमें हमें कॉलेज जाना होता है, जो भी कॉलेज हमें मिली है कॉलेज जा करके डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, फर्स्ट ईयर की फीस जमा करनी होगी, और हमें एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट करना होगा। अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिली है तो ऑब्वियसली बॉन्ड होगी उसमें, बॉन्ड अगर बॉन्ड है तो बॉन्ड वगैरह साइन करके हमें उनको देने होंगे। सो ये जो फॉर्मेलिटी है एडमिशन की, इसे कंप्लीट करना, दैट इज द प्रोसेस ऑफ रिपोर्टिंग। सो ये 5 स्टेप्स जो है, यही काउंसलिंग की पूरी जो काउंसलिंग है उसकी प्रक्रिया जो है, प्रोसेस जो है, वो दिस इज दीज 5 स्टेप्स कंबाइन ऑल द कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस। और यही 5 स्टेप्स आपकी स्टेट्स में भी बेसिकली होते हैं। अब किसी स्टेट में अलग-अलग भी कुछ चीज़ें होती है, जैसे कि स्टेट्स में, कर्नाटका में हम देखते हैं कि ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सॉरी ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। तो इन चीज़ों के लिए जब मैं स्टेट वाइज़ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा तब मैं आपको बताऊँगा। सो ये 5 स्टेप्स होते हैं। आप ओवरऑल समझ गए कि स्टेप्स जो है वो क्या है, प्रोसेस जो है वो क्या है। इसके बाद रूल्स पे आते हैं कि जब काउंसलिंग होती है तो हम देखते हैं राउंड 1 होती है, राउंड 2 होती है, राउंड 3 होती है, राउंड 4 होती है। आई मीन राउंड 3 को मॉप अप राउंड भी कहते हैं, राउंड 4 को स्ट्रे वैकेंसी राउंड भी कहते हैं,
और लास्ट ईयर से राउंड 5 भी होने लगी है, जिसे हम स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड भी कहते हैं, राइट? सो फिर 5-5 राउंड्स में काउंसलिंग कंडक्ट होती है। तो ये अलग-अलग राउंड्स के अलग-अलग रूल्स हैं, जो आपको समझने ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे और कुछ गलती कर बैठोगे, राइट? गलती करना मतलब या तो हाथ से सीट जाना या तो फाइनेंशियल लॉस होना, मतलब फॉरफिट होना या तो हाथ से सीट जाना। सो इन चीजों को समझना। अब जो ये 5 रूल है, होता क्या है? फर्स्ट राउंड काउंसलिंग स्टार्ट होती है, मान लेते हैं एमसीसी की स्केड्यूल वगैरह आ गई है, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग स्टार्ट होगी। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में आपको पता है 5 स्टेप में काउंसलिंग होगी। फर्स्ट स्टेप इज रजिस्ट्रेशन। सभी स्टूडेंट्स को सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करनी होगी। अगर किसी स्टूडेंट ने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं की, तो वो उस राउंड के से बाहर हो जाएंगे, वो उस राउंड की काउंसलिंग को अटेंड नहीं कर सकते, वो उस राउंड की चॉइस फिलिंग भी नहीं कर सकते। सो फर्स्ट मैंडेटरी स्टेप इज रजिस्ट्रेशन। किसी भी स्टूडेंट को अप्लाई करना है, सबसे पहले उनको रजिस्ट्रेशन करनी होगी। एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट www.mcc.nic.in पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी। एक सिंपल सी फॉर्म है, जिसमें एडमिट कार्ड आप लेकर के सिर्फ बैठोगे तो आप अपनी रजिस्ट्रेशन कर लोगे। जो एडमिट कार्ड में डिटेल्स है, वही डिटेल्स आपसे पूछी जाती है, वो डिटेल्स आपको फिल करनी है, फॉर्म फिलअप करनी है। ये आपने रजिस्ट्रेशन किया, आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट की। सेकंड स्टेप में आपको, जब रजिस्ट्रेशन के लास्ट स्टेप में पहुंचोगे तो आपको पेमेंट करनी होगी। पेमेंट करनी होगी, कितनी पेमेंट करनी होगी? अब यहाँ पे एक कैच है। सिक्योरिटी अमाउंट और रजिस्ट्रेशन अमाउंट की पेमेंट करनी होती है। दो तरीके की फीस हमें पे करनी होती है रजिस्ट्रेशन, किसी भी काउंसलिंग को अटेंड करने के लिए। एक रजिस्ट्रेशन चार्जेस, एक सिक्योरिटी चार्जेस। रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो होते हैं ना, एक चार्ज होती है रिफंडेबल, एक चार्ज होती है नॉन रिफंडेबल। अगर आप देखो तो रजिस्ट्रेशन चार्ज होती है नॉन रिफंडेबल और सिक्योरिटी अमाउंट होती है रिफंडेबल। जो आप रजिस्ट्रेशन करते हो वो सिंपली 1000 की रजिस्ट्रेशन होती है या 2000 की रजिस्ट्रेशन होती है। बट जो सिक्योरिटी अमाउंट होती है, वो होती है कि अगर आपको सीट नहीं मिली तो वो आपको वापस मिल जाएगी। तो दो तरीके के चार्जेस होता है। अब चार्जेस कैसे हैं? एमसीसी में मैंने आपको बताया, ऑल इंडिया कोटा 50% सीट्स होती है, डीएनबी होती है, एनबीए डिप्लोमा होती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती है, आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, साथ में डीम्ड यूनिवर्सिटीज होती है। इन सभी में अगर आप देखो तो सिर्फ डीम्ड यूनिवर्सिटी है जो सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस है, मतलब महंगी कॉलेजेस है ना? मिनिमम फीस 23 लाख से स्टार्ट होती है। अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई नहीं करना चाहते, अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई नहीं करना चाहते, इन पांचों के लिए करना चाहते हो, पांचों मतलब पांचों, ऑल इंडिया कोटा, डीएनबी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एनबीए डिप्लोमा, आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेजेस, इन पांचों के लिए करना चाहते हो, तो आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको, अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 25,000 की सिक्योरिटी अमाउंट देनी पड़ेगी, जो कि रिफंडेबल अमाउंट है, और 1000 की रजिस्ट्रेशन चार्जेस देनी होगी, जो नॉन रिफंडेबल है। मतलब ये 1000 रुपीज आपको किसी भी कीमत पे वापस नहीं किए जाएंगे। मगर ये जो 25,000 आपने पे किया, अगर आप यूआर कैटेगरी हो तो अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो आपको वो रिफंड कर दी जाएगी। बट अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपकी रजिस्ट्रेशन अमाउंट 500 की होती है और सिक्योरिटी अमाउंट 10,000 की होती है। दैट मीन्स कि अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 10,500 की अमाउंट पे करनी होती है, जिसमें 500 तो नॉन रिफंडेबल है, बट 10,000 रुपीज रिफंडेबल है। अगर आपको सीट नहीं मिलती तो वो रिफंड हो जाएगी। सो कैटेगरी में थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन चार्जेस को भी लेकर के बेनिफिट रहती है। ये तो बात हुई गवर्नमेंट कॉलेजेस की। बट अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज को भी इंक्लूड करना चाहते हो, डीम्ड यूनिवर्सिटीज मतलब टाइप ऑफ अ कैटेगरी ऑफ सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस। डीम्ड यूनिवर्सिटीज केएमसी मणिपाल, केएमसी मैंगलोर, जेएसएस मैसूर, केएलई बेलगावी, एमजीएम मुंबई, एमजीएम औरंगाबाद, पिम्स लोनी, जितने भी डीम्ड यूनिवर्सिटी, कलिंगा, असम्स भुवनेश्वर, एसबीकेएस वडोदरा, जितने भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज, अगर उनको आप ऐड करना चाहते हो तो इररिस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी, आप किसी भी कैटेगरी में आते हो, आपको 2,05,000 रुपए ही देने पड़ेंगे, क्योंकि सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस में कैटेगरी बेनिफिट नहीं मिलती है। ना उनकी फीस पे मिलती है, ना उनके रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे मिलती है, ना उनके सिक्योरिटी अमाउंट पे मिलती है। इसलिए अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए भी अप्लाई करना चाहते हो तो आप किसी भी कैटेगरी से, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपको 2,05,000 रुपए पे करने होंगे, जिसमें
2 लाख रुपए तो रिफंडेबल है, वो रिफंडेबल अमाउंट है। अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो 2 लाख रुपीज़ विल बी रिफंडेड टू यू, टू इन योर अकाउंट, जिस अकाउंट से आपने पे की है। वेयर एज जो 5,000 रुपीज आपने दिए, दैट इज अ रजिस्ट्रेशन चार्जेस, दैट इज अ नॉन रिफंडेबल अमाउंट। नॉन रिफंडेबल अमाउंट मतलब कि वो आपको रिफंड नहीं की जाएगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ यू आर अलॉटेड अ सीट और नॉट। आपको सीट अलॉट होती है या नहीं होती है, वो 5,000 रुपीज आपको रिफंड नहीं की जाएगी, बाकी 2 लाख रुपीज आपको रिफंड कर दी जाएगी। तो आपको सिक्योरिटी चार्जेस की बेसिकली जो है वो चीजें समझ में आ गई। अब इसमें एक क्वेश्चन उठता है कि क्या राउंड 1 से राउंड 2 में जाएंगे तो हमें राउंड 2 में फिर से रजिस्ट्रेशन करनी होगी? हमने तो राउंड 1 में किया, हमने सिक्योरिटी अमाउंट भी दिया। तो अब क्या मैं राउंड 2 में अगर जाता हूँ या जाती हूँ तो क्या मुझे दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना होगा, दोबारा से सिक्योरिटी अमाउंट देनी होगी? इसका आंसर है नहीं। रजिस्ट्रेशन या सिक्योरिटी अमाउंट आपको एक ही बार पे करनी है। अगर आपने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन कर लिया है, सिक्योरिटी अमाउंट पे कर दिया है और आपको सीट नहीं मिली, तो राउंड 2 में जब आप जाओगे ना, तो आपको फर्स्ट 2 स्टेप से रिलीफ मिल जाएगी। मतलब आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, आपको पेमेंट नहीं करना है, सीधा आपके लिए थर्ड स्टेप आएगी विच इज चॉइस फिलिंग। आपको चॉइस फिलिंग डायरेक्टली करनी है। सेकेंड राउंड में किस स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन करनी है? जो न्यू कैंडिडेट्स है, जिन्होंने राउंड 1 काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं किया, उनको सेकेंड राउंड की काउंसलिंग अगर अटेंड करनी है तो उनको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, सिक्योरिटी अमाउंट पे करनी होगी, तब चॉइस फिलिंग कर सकते हैं वो। सो इस ऐसे ये एक एफएक्यू हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं हमने राउंड 1 काउंसलिंग में हम चल रहे हैं, राउंड 1 काउंसलिंग में हमने रजिस्ट्रेशन की, चॉइस फिल राउंड रजिस्ट्रेशन की, सिक्योरिटी अमाउंट पेमेंट की, चॉइस फिलिंग की। अब हमें कोई सीट मिली, क्योंकि चॉइस फिलिंग के बाद क्या होता है, अलॉटमेंट होती है और रिजल्ट आता है, विच इज आवर फोर्थ स्टेप, है ना? रिजल्ट आया, रिजल्ट में एक कॉलेज मुझे मिली, ब्रांच मुझे मिली। अब जो कॉलेज और जो ब्रांच मुझे मिली है, उस पे मुझे डिसाइड करना होता है कि वो कॉलेज या वो ब्रांच मुझे चाहिए या नहीं चाहिए। मैंने चॉइस फिलिंग कर दी, बट हो सकता है मुझे आसाम में मान लेते हैं कॉलेज मिली। अब मेरे दिमाग में एक बात आ रही है कि यार वहाँ तो 10 साल का बॉन्ड है। मैं वहाँ पे नहीं जा सकता किसी भी कीमत पे। मुझे रियलाइज़ होता है कि मैंने चॉइस फिलिंग करके गलती कर दी। तो मेरे पास 2 ऑप्शन रहेंगे, या तो उस सीट को मैं कंप्लीटली छोड़ दूँ, या तो फिर उस सीट को लेकर के मैं अपग्रेडेशन में चला जाऊँ। मतलब अगर कोई सीट मिली, राउंड 1 फ्री एग्जिट होती है, इस बात को समझिए। फ्री एग्जिट का मतलब ये है कि राउंड 1 में अगर मुझे कोई सीट मिलती है तो मेरी मर्जी चलेगी, मैं उस सीट के साथ क्या करना चाहता हूँ। अगर मेरी मर्जी में है कि मैं उस सीट पर एडमिशन लूंगा तो मैं एडमिशन ले सकता हूँ। अगर मेरे मन में है कि मैं मुझे वो सीट नहीं लेनी तो मैं उस सीट को छोड़ सकता हूँ, मेरे ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। अगर मेरे मन में है कि सीट मुझे जो मिली है उस पे मैं एडमिशन ले लूं और अपग्रेडेशन में चला जाऊं, मतलब बेटर सीट के लिए चले जाऊं। अपग्रेडेशन का क्या मतलब है कि राउंड 1 में सीट मिली, वो सीट को ले लिया और उसके बाद हम और बेटर सीट के लिए राउंड 2 में चॉइस फिलिंग कर रहे हैं। अपग्रेडेशन का सिंपल सा मतलब ये है, अगर आपको सीट नहीं मिली तो आपके ऊपर अपग्रेडेशन लागू नहीं होगा। अगर आपको सीट मिली और आपने छोड़ दी, उस पर एडमिशन नहीं लिया, तो भी आपके ऊपर अपग्रेडेशन लागू नहीं होगा। आप अपग्रेडेशन का मतलब है सीट को एक्सेप्ट करना, उस पर एडमिशन लेना और उसके बाद चॉइस फिलिंग करना। क्योंकि अगर आप अपग्रेडेशन में गए हो, राउंड 2 में आपने चॉइस फिलिंग की है, तो जो राउंड 1 में आपको सीट मिली है वो आपकी फिक्स हो जाती है। वो सीट आपसे कोई नहीं ले सकता। अगर आपकी सीट अपग्रेड नहीं भी होती है, मान लेते हैं एक सीट आपको राउंड 1 में मिली, आपने उस पे एडमिशन लिया और राउंड 2 में आप गए अपग्रेडेशन के लिए, तो वो सीट आपकी फिक्स हो गई, ये सीट आपसे कोई नहीं ले सकता। राउंड 2 में जो आपने चॉइस फिलिंग की है, उनमें से अगर कोई सीट आपको मिल जाती है, तो वो तो जो राउंड 2 में सीट मिली वो आपको फाइनल सीट होगी, आपकी फाइनल सीट होगी, आपको उस पे जाके एडमिशन लेना होगा। अदरवाइज अगर कोई सीट आपको राउंड 2 में नहीं मिली, तो ये जो राउंड 1 वाली सीट मिली है, ये सीट आपकी रहेगी, ये सीट आपकी फाइनल सीट होगी। इसलिए इसे अपग्रेडेशन कहते हैं और इसलिए इसमें एडमिशन लेने के बाद फिर चॉइस फिलिंग जो है राउंड 2 में वो की जाती है। तो अपग्रेडेशन कॉन्सेप्ट को आप समझ गए। अब मैंने एक सिचुएशन आपको बताया था कि मुझे राउंड 1 में सीट मिली, अब उसके साथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरी मर्ज़ी है। मेरा मन है उसको लेने का तो मैं ले लूँगा। मेरा मन है मतलब मुझे मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छी कॉलेज मिल गई, सबसे अच्छी कॉलेज मिल गई या बहुत अच्छी कॉलेज मिल गई, मुझे दिल्ली चाहिए, एमएमसी मेडिसिन मिल गई, मुझे वही चाहिए। तो मैं उस सीट पे एडमिशन ले लूँगा और मतलब मेरी काउंसलिंग को ख़त्म कर दूँगा। अब मुझे मान लेते हैं दिल्ली में कोई लेडी हार्डिंग मिली या फिर मुझे मिली आरएमएल।
अब मैं चाहता हूँ कि मुझे एमएएमसी लेनी है, तो मैं क्या करूँगा कि लेडी हार्डिंग भी मेरे लिए ठीक है। मैं चाहता हूँ कि चलो दिल्ली तो मिल गई है बट बेटर सीट के लिए मुझे जाना है। लेडी हार्डिंग भी अच्छी है, बट मैं मुझे एमएएमसी मिल जाए तो वो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो मैं क्या करूँगा, लेडी हार्डिंग में जाकर के एडमिशन ले लूँगा, रिपोर्टिंग करूँगा, एडमिशन ले लूँगा। ये सीट मेरी फिक्स हो गई, ये सीट मेरे से कोई नहीं ले सकता। और राउंड 2 में जाकर के मैं अपग्रेडेशन में जाऊँगा। मैं राउंड 2 में जब जाऊँगा, जब राउंड 2 होगी, तो मैं दोबारा से चॉइस फिलिंग करूँगा कि कौन-सी कॉलेज के लिए? एमएएमसी के लिए। अगर उसमें सीट खाली हुई तो वो एमएएमसी मुझे मिल जाएगी, फिर राउंड 2 में मैं उस पर एडमिशन ले लूँगा और ये सीट छूट जाएगी। तो फोर्थ फोर्थ स्टेप जो थी वो चॉइस फिलिंग थी। चॉइस फिलिंग के बाद रिजल्ट, थर्ड स्टेप चॉइस फिलिंग थी। चॉइस फिलिंग के बाद रिजल्ट आई, रिजल्ट के बाद कॉलेज मिली, कॉलेज मिलने के बाद मुझे डिसाइड करना है कि मुझे उस पे एडमिशन लेना है या अपग्रेडेशन के लिए जाना है या फ्री एग्जिट लेना है। फ्री एग्जिट समझ गए आप? कि फ्री एग्जिट मतलब अगर आपको वो सीट नहीं लेनी है तो सिंपली आप छोड़ दो, वो सीट पे जाकर के एडमिशन भी मत लो, वो फ्री एग्जिट काउंट होगी। आपके ऊपर कोई पेनल्टी काउंट नहीं की जाएगी, कोई किसी भी प्रकार की पेनल्टी इंपोज नहीं की जाएगी। अपग्रेडेशन में जाना है तो आपको उस सीट पर एडमिशन लेनी होगी पहले तो, फिर राउंड 2 में जाकर के फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी होगी फॉर बेटर सीट। और थर्ड है कि अगर आपको आपकी मनचाही सीट मिल गई है, तो आप अपग्रेडेशन में नहीं जाना चाहते तो मत जाओ, वो सीट लेकर के आप सिंपली काउंसलिंग से बाहर हो जाओ। ये 3 चीज़ें फर्स्ट राउंड में हो सकती है। अब फर्स्ट राउंड खत्म हुई, सेकंड राउंड। सेकंड राउंड से रूल्स जो है वो चेंज होती है। फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट थी, सेकंड राउंड फ्री एग्जिट नहीं होती है। दैट मीन्स सबसे पहले कि अगर आपको सीट मिलती है सेकंड राउंड में और आप उस सीट को नहीं लेते हो, तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। और पेनल्टी क्या लगेगी? आपने जो सिक्योरिटी अमाउंट दिया है 25,000 का जनरल कैटेगरी के लिए, 10,000 का ओबीसी एससी एसटी के लिए, या फिर अगर आपने डीम्ड के लिए अप्लाई किया है तो 2 लाख रुपीस का, वो आपकी फॉरफिट हो जाएगी, जब्त हो जाएगी। वो आपको रिफंड नहीं की जाएगी। तो इस तरीके से वो आपसे पेनल्टी लेंगे। तो सेकंड राउंड फ्री एग्जिट नहीं होती। अगर आपको सीट मिल जाती है तो आपको लेनी पड़ेगी, अगर आप नहीं लेते हो तो आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी और पेनल्टी के तौर पे जो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट है वो फॉरफिट हो जाएगी। ये बात हो गई। अब सेकंड राउंड में कौन-कौन से स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई दे सकते हैं? एक तो वो जो अपग्रेडेशन में गए हैं, मतलब जिनको राउंड 1 में सीट मिली है, उन्होंने उस सीट पे एडमिशन ले लिया, पर राउंड 2 में वो दोबारा से चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं बेटरमेंट के लिए, तो वो स्टूडेंट्स भी आपके लिए रहेंगे। सेकंड कैटेगरी जो स्टूडेंट की रहेगी वो स्टूडेंट्स रहेंगे जिनको सीट ही नहीं मिली, वो भी रहेंगे। और थर्ड कैटेगरी उन स्टूडेंट्स की रहेगी जिन्होंने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, वो आकर के राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और राउंड 2 की काउंसलिंग फिर अटेंड कर सकते हैं। तो 3 तरीके के जो स्टूडेंट्स हैं वो आपको राउंड 2 में दिखाई देंगे। फिर बेसिक स्टेप सेम है, पहले रजिस्ट्रेशन होगी, किसके लिए? न्यू कैंडिडेट्स जो आ रहे हैं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन नहीं किया, उनके लिए। उनको राउंड 2 में पहले रजिस्ट्रेशन करनी होगी, फिर सिक्योरिटी अमाउंट पे करनी होगी, बेसिक जो 5 स्टेप्स मैंने आपको बताया था, फिर चॉइस फिलिंग करनी होगी, फिर रिजल्ट आएगी, फिर रिपोर्टिंग करनी होगी। और जिन्होंने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन किया, उनको डायरेक्ट थर्ड स्टेप फॉलो करना है, विच इज चॉइस फिलिंग, क्योंकि रजिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी फीस की जो पेमेंट है वो आपने राउंड 1 में ही कर दिया था। तो राउंड 2 की रूल्स क्लियर हो गई। राउंड 2 में सिर्फ इतनी सी ही बात है कि फ्री एग्जिट नहीं होती है राउंड 2 में। अगर आपको सीट मिलती है तो वो आपको लेनी होगी, अगर आप नहीं लेते हो तो फिर आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो फॉरफिट हो जाएगी। एक और रूल है राउंड 2 में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि अगर आप अपग्रेडेशन में गए हो और आपकी सीट अपग्रेड नहीं होती है, तो आपके पास राउंड 1 की सीट रह जाएगी। और जो राउंड 1 की सीट रह जाएगी, वो आपकी फाइनल सीट होगी 2023 की काउंसलिंग के लिए। मतलब उस सीट को अब आप छोड़ ही नहीं सकते। यू आर बाउंड टू टेक दैट सीट। आप पेनल्टी दे दो, कुछ भी दे दो, पर उस सीट को आप नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो आपकी फाइनल सीट होगी। आप 2023 की काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। तो इस बात का ध्यान जरूर रखना कि राउंड 1 में अगर मुझे कोई सीट मिलती है तो उससे मुझे एडमिशन लेकर के अपग्रेडेशन में जाना चाहिए या फिर फ्री एग्जिट लेना चाहिए। इन दोनों में कंफ्यूजन आपके सामने आएगी। इस तरीके से राउंड 2 खत्म हुई। राउंड 2 के बाद फिर राउंड 3।
अब मान लेते हैं एक केस, राउंड 3 में कौन-कौन से स्टूडेंट्स पाए जा सकते हैं। अब मान लेते हैं एक केस कि राउंड 1 में मुझे सीट नहीं मिली, राउंड 3 की रूल्स समझाने के लिए कि कौन-कौन से स्टूडेंट्स आ सकते हैं। एक कैटेगरी जो स्टूडेंट की होगी वो उनकी होगी जिनको राउंड 1 में भी सीट नहीं मिली, राउंड 2 में भी सीट नहीं मिली, वो राउंड 3 अटेंड करेंगे। तो एक कैटेगरी स्टूडेंट्स की वो रहेगी। एक कैटेगरी स्टूडेंट्स की वो रहेगी कि राउंड 1 में सीट मिली, फ्री एग्जिट लिया, राउंड 2 में भी मिली या नहीं मिली, अगर मिली तो उस सीट को छोड़ दिया, अपने जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो फॉरफिट करा ली। बट अगर फॉरफिट करा लेते हैं तो राउंड 3 भी वो अटेंड कर सकते हैं, दोबारा से रजिस्ट्रेशन करके वो राउंड 3 कर सकते हैं। और एक उन वो स्टूडेंट्स रहेंगे जिन्होंने राउंड 1 या राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया। राउंड 3 में उन्हें याद आ रही है कि हाँ, मुझे रजिस्ट्रेशन करना है, मुझे काउंसलिंग अटेंड करनी है। तो न्यू कैंडिडेट्स भी रहेंगे। तो इस तरीके से राउंड 3 में फिर से 3 तरीके के कैंडिडेट्स रहेंगे। और फिर से वो सेम बेसिक रूल्स, 5 स्टेप प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी चार्जेस पेमेंट, choice filling, then fourth step report ये result, then fifth step reporting। अब यहाँ पे जाकर के थर्ड स्टेप कंप्लीट हुई। थर्ड स्टेप में जिन भी स्टूडेंट को सीट मिली वो उस सीट को नहीं छोड़ सकते। अगर वो छोड़ते हैं तो एमसीसी की फोर्थ राउंड में नहीं जा सकते। अभी तक हमने देखा कि थर्ड राउंड में क्या होता था कि सेकंड राउंड में अगर हमें सीट मिली तो हम उसको छोड़ सकते थे। बट राउंड 3 हम दोबारा से अटेंड कर सकते थे, हमारी सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट हो जाती थी क्योंकि सेकंड राउंड तो 3 एग्जिट नहीं होती है। तो हमारी सिक्योरिटी अमाउंट तो फॉरफिट हो जाएगी, लेकिन हम दोबारा से राउंड 3 अटेंड कर सकते हैं। दोबारा से रजिस्ट्रेशन करके सिक्योरिटी अमाउंट पे करके अटेंड कर सकते हैं, हमारे पास वो चांस है। लेकिन राउंड 3 से राउंड 4 में ये चीज़ें नहीं हो सकती। राउंड 3 में अगर आपको सीट मिली, आपने नहीं ली तो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट तो फॉरफिट हो ही जाएगी, जब्त हो ही जाएगी। साथ में आप एमसीसी की काउंसलिंग से बाहर भी हो जाओगे। बट आप बाकी स्टेट्स की काउंसलिंग जो है वो अटेंड कर सकते हो, क्योंकि स्टेट की काउंसलिंग और एमसीसी की काउंसलिंग जो है ना वो इंटरडिपेंडेंट नहीं होती है, वो इंडिपेंडेंट होती है। इधर ऑल इंडिया की काउंसलिंग चलेगी, फिर उसके बाद पैरेलली जो है वो स्टेट की काउंसलिंग चलेगी। तो आप एमसीसी की काउंसलिंग से बाहर हुए हो, बट आप स्टेट की काउंसलिंग अटेंड कर सकते हो। फिर से फोर्थ राउंड में जब आप जाओगे तो फोर्थ राउंड में आपको सिर्फ वो ही स्टूडेंट्स मिलेंगे जिनको या तो सीट नहीं मिली हो या तो जिन्होंने न्यू रजिस्ट्रेशन किया है। इससे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन 2021 तक न्यू रजिस्ट्रेशन अलाउड नहीं होते थे, लेकिन लास्ट ईयर स्ट्रे वैकेंसी राउंड में न्यू रजिस्ट्रेशन भी अलाउ की गई थी। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हो सकता है इस बार भी न्यू रजिस्ट्रेशन रखी जा सकती है। सो गाइज ये रूल्स है, आई होप कि आपको रूल समझ में आ गई होगी। और जहां तक हो सका मैंने एफएक्यूज को भी शॉर्ट आउट करने की कोशिश की है। अगर कुछ क्वेरी रह गई हो, कुछ क्वेश्चन पूछने का हो, तो आपको पता है आपको क्या करना है। नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, यू हैव टू कॉल मी एंड आस्क योर क्वेरी। पूछो, क्योंकि पूछोगे तभी डाउट्स क्लियर होंगी तभी आप काउंसलिंग को अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से अटेंड कर सकते हो, काउंसलिंग को की बारीकियों को समझ सकते हो। और देन उसके बाद फिर काउंसलिंग को जो है अच्छे तरीके से कर सकते हो और आपको अच्छी सीट मिल सकती है। इसलिए पूछो, कोई डाउट हो, क्वेरी हो, कॉल करो, पूछो। एट द सेम टाइम अगर आपको ऐसा लगता है कि करियर मीडिया से पेड सर्विसेज अवेल करनी है तो भी नंबर दिया गया है, आप कॉल करके इंक्वायर कर सकते हो। धीरे धीरे मैं अब स्टेट्स पे भी, काउंसलिंग की जो स्टेट रूल्स हैं उन पे भी आऊंगा। मैं बताऊंगा आपको कि जब मैं स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी स्टेट ओपन स्टेट है, क्लोज स्टेट है, उनमें क्या चीजें हैं, कौन से स्टेट में किस क्या काउंसलिंग प्रोसेस है, वो सारी चीजें मैं आपसे शेयर करूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको जानना हो कि आपको आपकी रैंक के अकॉर्डिंग सीट्स कहाँ-कहाँ, कौन-कौन से स्टेट में मिल सकती है, आपको कौन-कौन से स्टेट की काउंसलिंग अप्लाई करनी चाहिए, तो आप करियर मीडिया की ऑफिशियल वेबसाइट www.careermedia.ai विजिट कर सकते हो। उसमें आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।